चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 11। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कशन करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट क्लास में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी किया और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किया। दो टॉपिक एक साथ पढ़े और एक हम लोग ने टेबल बना लिया जिसमें वन साइड आपका जो आपके लेफ्ट साइड में है दैट इज येलो कलर कोडिंग से है, जितने वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और सेम केसेस के लिए हम लोग ने पोटेंशियल भी निकाल लिया। क्योंकि हमारे पास एक ये बनाने का एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम वेरीफाई भी करते गए और हम उसको सॉल्व करके v की वैल्यू भी निकाल लिए, तो हमें दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज अभी जो पढ़ना है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें भी सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है और अगर हो सकती है तो वो कितनी होगी, ठीक है, वो सीखेंगे। साथ साथ में फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी होगा, अभी पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं। तो सिमिलरली वी विल अगेन डू द सेम थिंग, हम उसी केस को फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो सेम पॉइंट पी पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड उसी पॉइंट पी पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू। समझ में आ रहा है? तो आज वही पैटर्न कल वाला फॉलो करेंगे। हेडिंग लिख ही लिया, अब चलिए इसको बनाते हैं। लिखिए लिखिए, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, a system of two equal and opposite charge separated by small distance ब्रैकेट में 2d लिख लो, है ना। उसको डी भी कर सकते हो, गलत नहीं हो जाएगा। 2d करने से ये होता है मिड पॉइंट निकालना आसान हो जाता है। तुम डी ले लोगे तो भी कुछ गलत नहीं हो जाएगा, बस वो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इवन मल्टीपल में लिया है, ठीक है। लिखिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। फुल स्टॉप डायग्राम कैसा होगा, एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 2d या फिर d, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ये डिस्टेंस नहीं जितनी है उतनी ही फिक्स्ड रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ये तो पता ही है, मोशन में तो आना नहीं है, तो डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। आगे लिखिए, एवरी डाइपोल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, every dipole has a characteristic property called as dipole moment। तो जब ये पेयर ऑफ चार्जेस की एक क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। देखो मेरा स्मॉल पी और कैपिटल पी एक जैसा दिखने लगता है, ये है ना। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। ईदर मतलब कोई भी दोनों में से एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है।
यानी उनमें से कोई एक चार्ज ले लिया और हमने क्या कर दिया, उनके दूरी के से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया बेटा, डाइपोल मोमेंट। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू डी वेक्टर या फिर Q इंटू 2D। अब मैं वेक्टर क्यों लिख रहा हूं बताता हूं, ठीक है। It is always directed, it is always directed from negative charge to positive. So now we are going to this is my dipole, ठीक है, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू। देखो इसमें ना एक मतलब ऐसे मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आगे तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी अभी बता दे रहा हूं हल्का सा। जो एटम्स होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर है, जब वो कोइंसाइड नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते हैं, तब क्या बनता है तुम्हारा, डाइपोल बनता है। तब क्या बनता है, डाइपोल। और जो एटम्स होते हैं, जैसे जो हम अगर हम बात मॉलिक्यूल्स की बात, सॉरी मैं एटम बोल दिया, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या बनेगा, डाइपोल, उनको पोलर कहते हैं, ठीक है। और जो एटम होता है वो नॉन पोलर होता है, क्यों, क्योंकि उसके जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो बाई बाई अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना, कि जगह बदल सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं भाई जहां नॉन पोलर है, जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसमें भी हम लोग डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवा सकते हैं। इंड्यूस वर्ड यूज कर रहा हूं, इंड्यूस मतलब जब किसी और के उकसावे में कोई चीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई, जिससे कि अब क्या हुआ, उनके सेंटर कोइंसाइड अब नहीं कर रहे हैं, जिससे कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गई। समझ में आ रहा है, यानी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक डाइपोल मोमेंट रहेगी, जब चला जाएगा तो वापस से चली जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये सारे जो है ना, इसको कहेंगे जब हम इंड्यूस करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, तो कहेंगे इंड्यूस डाइपोल। और जब पहले से खुद की प्रॉपर्टी के कारण उसके पास, जिसमें सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, उसमें तो ऑलरेडी खुद की डाइपोल मोमेंट है, तो वो पोलर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पोलर और मॉलिक्यूल और नॉन पोलर दो प्रकार के हो गए ना, पोलर में जिसमें सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, और नॉन पोलर में जिसमें सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। अब ये नॉन पोलर को भी पोलर बना सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। चलो डाइपोल मोमेंट या लिखवा दूं, है तो ये बात इंपॉर्टेंट, बट इन द एप्लीकेशन ओनली। चलो लिख लो, लिख लो। इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स the centers of positive and negative charges do not coincide, ठीक है। this result in the डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लो, ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं, ठीक। और डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही।
एटम इज नॉन पोलर, आगे लिखिए, एटम इज नॉन पोलर, इज नॉन पोलर because the center of positive and negative charge, because centers of positive and negative charge coincide, ठीक है। अब यहां से लिखो, ये दूसरी चीज है, पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी कैन बी इंड्यूस्ड, नॉन पोलर है ना, तो इसके अंदर पोलर को बनाने के लिए इन एटम्स by the application of electric field, by the application of electric field and known as induced dipole, इनको क्या कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्पीड में रहिए, टूट भी जाए तो फिर वो बाद में लिख लेना, ठीक है। पहले समझने पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब कुछ समरी करते हैं फटाफट। फॉर्मूले अगर लिखेंगे तो क्या होगा भाई, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर या फिर क्यू इंटू 2D वेक्टर, है ना। और क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है सर। और डायरेक्टेड, डायरेक्शन बता देता हूं, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमेशा के लिए ट्रू है, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक। इसके बाद इसका हम अगर लिखना चाहें क्या, यूनिट, यूनिट क्या होगा भाई, एसआई यूनिट क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, कूलम मीटर, कूलम मीटर। अब फटाफट इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन, इसको डायमेंशन का ही कहते हैं सिंबल, क्या हो जाएगा बताओ भाई, जल्दी बताओ। एलएटी, एलएटी बोलेंगे, एलटीए बोलेंगे, एलटीए बोलेंगे, क्यों, एम एल टी के बाद आता है कुछ भी, तो एलटीए, एटी इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज और एल विल बी द मीटर, है ना। ये हो गया। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट लिखो न्यूमेरिकल के लिए, प्रैक्टिकल यूनिट लिखिए, डीबे, क्या कहते हैं, यूनिट का नाम क्या है, डीबे, ठीक है, डीबे लिखिए। टू इक्वल, लिखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस charges separated by 1 angstrom और जो चार्ज है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई, ठीक है। ई जानते हो ना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, has dipole moment, has dipole moment of 1 dB, समझ में आ रहा है। 1 dB कब होगा, जब ये, तो 1 dB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 dB इज इक्वल 10⁻⁻10। अब देखो 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी यूनिट होती है ना, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई, ठीक है। तो लिखो, इसको सॉल्व करो। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट, देखो हम पूरा ये समझा देते हैं, देखो ये हो गया तेरा, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन,
ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई। अब ध्यान से देखना, इसको कन्वर्ट करोगे तो एक फ्रैंकलिन कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 20 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 19 के बराबर है। अरे तुम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 लेके चल रहे हो, दैट इज वेरी क्लोज टू दिस ना, दैट इज वाई मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, इनटू मीटर कर दो। तो फ्रैंकलिन से उसके बाद हमने उससे कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉन को, तो कूलम मीटर चाहिए था, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, फ्रैंकलिन मीटर। हमने 1 एंगस्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। जिसको नहीं आता वो ऐसे लिख ले। ठीक है, अब अगर हम पूरा फ्रैंकलिन को भी यहां से कर दें 10 की पावर माइनस 20, तो अगर मुझे कूलम में ही करना है, कूलम मीटर, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 इन 10 पावर 9। ठीक है, एंड जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल 3.3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.3 इन 10 पावर माइनस 30। दिस इज माय आंसर 1 dB। ठीक है, कूलम मीटर, ये क्या हो गया, कूलम। समझ में कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 10 की पावर माइनस फ्रैंकलिन लिखा था, मैं फिर से समझा देता हूं। ठीक है, हमें जो यूनिट आती है एसआई में वो क्या है, कूलम मीटर। तो मैंने 10 की पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन लिखा और 10 की पावर माइनस 10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लिया एंगस्ट्रॉन को। अभी भी जो यूनिट है वो फ्रैंकलिन मीटर है, बट हमें चाहिए कूलम, तो कन्वर्ट इनटू कूलम हमने क्या किया भाई, ये 10 की पावर माइनस 20 तो अलग हो गया, फ्रैंकलिन को से 1/3 इन 10 पावर 9 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द कूलम। आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, इसी को ऊपर लेकर चले आओ, तो ये -29 है, डिवाइड करोगे यू विल गेट 3.3 10 पावर माइनस 30। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अगर अभी भी कोई कैलकुलेशन के जाल में फंसा है तो इतना है गधों, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 29 और नीचे 3 है, 10 का गुणा ऊपर करो, 10 का गुणा नीचे कर लो। ठीक है, नीचे वाला 10 ऊपर आएगा तो इसको बना देगा 10 की पावर माइनस 1, ये 10, ये 3.3 नहीं आ रहा है, 10 पावर माइनस 30 हो गया कि नहीं हो गया? चले भाई आगे बढ़े, इस पे इतना टाइम देना अच्छा नहीं है, इस पे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चले आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। अरे ये तो खत्म ही हो गया इतनी जल्दी। चलो भाई हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊं या पहले, चलो एक दो टॉपिक रिपीट होंगे ना, तो इसको अभी काट दो, रोना नहीं है ना, इसको दोबारा पढ़ा दूंगा, 2 बार तुम्हें ना लिखना पड़े इसीलिए हेडिंग कटवा रहा हूं। ठीक है, इसमें एक चीज लिखो, लिखो डाइपोल, लिखो ये हेडिंग लिखो बना के लिए, डाइपोल, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? समझ में आया स्टेटमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक डाइपोल को रख दिया इस तरीके से, मैंने निगेटिव चार्ज नीचे होता है, पॉजिटिव ऊपर, आप ऊपर नीचे कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव हमेशा नीचे रखा जाता है और पॉजिटिव हमेशा ऊपर। ये क्यू हो गया, ये यहाँ पे भी क्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है तुम्हें? एक बीच से पास करा देता हूं, इसी को आगे बढ़ा लो, नीचे बढ़ा लो। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, मैंने लाइन की दूरी बराबर रखी है ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर बराबर है। नाउ टेल मी दिस, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तभी तो इधर रही होगी। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। कुलम साहब की आत्मा जो है झकझोर गई पूरी आज। तो अगर फोर्स लगेगा, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स उतना ही लगाएगी, चार्ज भी दोनों बराबर ही है। तो एफ क्या हो जाएगा भैया, एफ इंटू इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमें यहां पर फोर्स निकालना हो, तो फोर्स निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, E इंटू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो क्यू नॉट की जगह कौन ले रहा है इस बार, क्यू, है ना। और डायरेक्शन ले लिया तो क्या मुझे यहां पर माइनस साइन लगाना चाहिए। माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन आपने ऑलरेडी अपोजिट ले लिया है, दो बार करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या जाएगा, सेम फोर्स यहां पर उतना ही लगेगा ना, अरे भाई सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज भी सेम है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा भाई, क्यू ई, है ना। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जिसने बेसिक टॉर्क पढ़ा होगा उसको पता होगा कि अगर किसी चीज को एक अगर रॉड बना देता हूं, वापस से रिवीजन करा देता हूं, तो एक कपल फोर्स होता था। इस पेन को रोटेट करना है तो उसको टॉर्क चाहिए, टॉर्क ही होता है जो रोटेट करता है किसी चीज को। उसके लिए अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाए और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो क्या करेगा, उस बॉडी को ये रोटेट करा देगा। समझ में आ रहा है। और फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, अगर इसका ये मिड पॉइंट है तो इसी के अलोंग ये होगा, यहां से ये देखो परपेंडिकुलर दूरी ये हो गई, परपेंडिकुलर दूरी नहीं दिख रहा किसी को तो यार 90 डिग्री बन रहा है। तो फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जूनियर क्लास के। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अप्लाई करना है हम लोग को, है ना। ये कलर्स ठीक नहीं है, ये कलर बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, दिख ही नहीं रहा। चले भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आप कहोगे सर यहां पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, इनके बीच की दूरी आपको पता है, ये डायपोल मोमेंट का तो एरो ऐसे ही जाएगा, माइनस से प्लस। दूरी आपने डी ली होगी या 2D ली होगी। यहां अगर मान लेता हूं कोई एंगल थीटा बना रहा है, उतना ही एंगल इस लाइन से ही बनेगा, उतने एंगल ऊपर बन रहा होगा। इतना तो क्लियर होगा सबको। पैरेलल लाइन को अगर कोई भी तीसरी लाइन कट करती है तो बराबर ही एंगल बनाएगी हर जगह ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा जी, मैं कहूंगा यार डी का कॉस करोगे तो क्या आएगा, डी कॉस थीटा, ये आ रहा है। ये लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लाइन बना देता हूं, दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ओके, तो मुझे ये चाहिए, तो डी का कॉस कहां आ रहा है, दिस इज डी कॉस थीटा, दिस इज डी कॉस एंड दिस इज डी साइन थीटा, दिख रहा है। तो कपल फोर्स जब लगता है तो कोई भी एक फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, यू विल, ये डिस्टेंस अगर दोनों चार्जेस के, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, तो तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पोजीशन में अगर कोई कहेगा मुझे नेट फोर्स बताओ, बस बाकी सब ना बताओ, नेट फोर्स डाइपोल पे कितना लग रहा है, तो तुम अगर नेट फोर्स लिखोगे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको याद होगा, सर ने सिखाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टेंशन लेनी नहीं है, जितना फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पर उसको वेक्टर सम कर दो। अच्छा मैं अगर देखता हूं ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में 180 बन रहा है, यानी ये दो, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, वेरी सिंपल। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू ई वेक्टर माइनस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यही तो आ रहा है। तो नेट फोर्स अगर कहेंगे, हेडिंग सुन लो, डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, आंसर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कहूंगा नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी 0। डाइपोल, मैं किसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात, मैं नेट की बात कर रहा हूं। नेट मतलब दोनों को मिला के टोटल जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा शून्य बना रहेगा, ठीक है। तो यहां लिखिए, लिख सकते हैं, लिखिए, thus we can state that, इसी चीज को मैं लिख के बता दे रहा हूं। thus we can state, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, state that net force
net force on a dipole placed inside uniform electric field will be जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। फटाफट लिखो, ठीक है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। As the equal and opposite force act with a separation in their in their line of action। देखो, जिसको ये लाइन समझ नहीं आई, भैया ये दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स है उनके बीच में एक दूरी है, सो दे क्रिएट अ कपल, है ना। सो दे क्रिएट अ कपल रिजल्टिंग इन टॉर्क, जिससे कि क्या हो जाएगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये कपल के लिए लिख रहा हूं, बिटवीन द फोर्सेस। कपल वाले केस में कोई भी एक आप फोर्स ले लीजिए और इस बार जो दूरी लेनी है वो दोनों कपल फोर्स के बीच की दूरी लीजिए, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो टॉर्क विल बी क्यू ई क्रॉस डी साइन थीटा। परपेंडिकुलर मैंने यहां बना दिया था, अब इसको कंप्लीट कर दूं, डी साइन थीटा। इज इट ओके? इन वेक्टर, ये तो स्केलर लिख दिया, इन वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? क्यू तो स्केलर ही रहेगा, कोई बदल देगा क्या उसको? तो क्या हो जाएगा? डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई वेक्टर। और डी वेक्टर किसका है भैया? अगर किसी को याद हो, ये फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म ये होता था आर, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला है, 11th में पढ़ा होगा, 9th में नहीं पढ़ा है, मैं नहीं कहूंगा 9th में पढ़ाया गया, 11th में ही पहली बार पढ़ाया गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स होता था, इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया, ठीक है, और फिर इसको लिख दिया क्यू स्केलर, उसको बाहर कर दिया मैंने, उसका कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो यानी कि हमेशा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर कोई सोच रहा होगा अरे सर क्या फर्क पड़ेगा, आप ई को आगे लिख दो या डी को बाद में लिख दो, तो भाई ये पूरा आंसर ही पलट जाएगा गधा, है ना। एंड अब क्यू डी को साथ में देखेंगे तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट क्रॉस, क्योंकि क्यू डी क्या होता है? क्यू डी इज व्हाट? D is the separation between the charges, और Q into separation between the charges is your dipole, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां से ये आ गया, यानी इसको चाहे तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, है ना। तो यहां से आ जाएगा, फिर से वही आएगा, पी ई साइन थीटा, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर रहेगा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये डायरेक्शन कैसी होगी? जो यहां लिख दे रहा हूं, एन यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू, बताओ, डाइपोल मोमेंट एंड परपेंडिकुलर टू, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट आपका एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, तो जो रिजल्टेंट आंसर टॉर्क का आएगा वो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। इसमें मैंने स्क्रू रूल पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, कहां से कहां को जा रहे हैं टू गेट द डायरेक्शन, है ना।
सबसे अच्छा तरीका है स्क्रू को टाइट करो या लूज करो, जहां स्क्रू मूव करेगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट होगी। चलो इन लोग को बता देते हैं, ये बच्चे भी तो हैं, इनको भी कुछ कुछ आना चाहिए। ये तो कहेंगे कौन पढ़ाया, चलो सीखो भाई, सीखो सीखो, बड़ा आसान है। नाउ टेल मी, अब मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं, ये तेरा पी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये तेरा ई वेक्टर हो गया, ये भी ठीक होगा, है ना। ये दोनों वेक्टर बना लो और इनके बीच का एंगल लगा लो, ठीक है, थीटा। अब सीखो ये चीज, एक पेन ले लो, एग्जाम के लिए बता रहा हूं। जहां दोनों को कनेक्ट किया तुमने, दोनों की पूंछ होनी चाहिए वेक्टर की हमेशा, टेल, टेल कहते हैं इसको, इसको हेड कहते हैं। यहां पेन रखो, पेन रख दिया। अब देखो P क्रॉस ई है या E क्रॉस P है, तो हमारे फॉर्मूले P क्रॉस ई है, इसीलिए मैंने लिखा है कि A क्रॉस P, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। तुम अगर सोचोगे मैग्नीट्यूड देखना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, इसलिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आंसर वेक्टर में आएगा, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जब तक सेम नहीं होते तब तक इक्वल वेक्टर नहीं कहलाता। तो यहां पर रख करके घुमाना है, किधर घुमाओगे, P से E की तरफ, है ना। अब जिसने भी स्क्रू चलाया होगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, टाइट कर रहा हूं या लूज कर रहा हूं, टाइट कर रहा हूं ना, और टाइट करूंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, अंदर जाएगा ना, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए जब भी पेपर के इनवर्ड दिखाना होता है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस, और पेपर के बाहर दिखाना होता है तो डॉट। समझ गए। अब विश्वास ना हो तो ऐसे कर लो, E क्रॉस P कर लो, यही रखो, है ना। ये क्या हो रहा है, लूज, इसको ढीला हो रहा है तो कहां आएगा, ठीक। अब एक दूसरा रूल सिखाया था तुम लोग को, याद आ रहा है कुछ कुछ, राइट हैंड थंब रूल। ये तो बनाया गया था, इसके लिए ये होता नहीं है, इसको जुगाड़ से बनाया था। तो अपना थंब प्लेस कर दो जहां पे दोनों मिल रहे हैं, और ये कर्ल क्या करना चाहिए, ये फॉलो करेगा कहां से कहां को, है ना। ये कहां जा रहा है, अंदर। अब इसको पलट दो क्योंकि तुम्हें ई से आना है, ठीक है। दोनों तरीके से रिजल्टेंट डायरेक्शन हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में काम आता है ये, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, लिखो फटाफट, लिखोगे यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, क्लास खत्म हो गई, पढ़ाने ही नहीं देते यार तुम लोग, अभी तो शुरू हुआ था। वर्क डन निकालेंगे इसका, टॉर्क मिल गया तो नाउ वी विल फॉलो कि वर्क क्या होगा, ठीक है। चलो चलो अब लिखने दो, तुम लोग घर पे जाके लिखना, हेडिंग लिखो वर्क डन, समझने फोकस करो। वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डाइपोल, क्योंकि अब जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए बता रहा हूं मेरे भाई, अगर टॉर्क लग गया तो टॉर्क का काम होता है घुमाना, टॉर्क यहां लग गया यानी अब रोटेट तो होगा, और जब रोटेट होगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ ना। तो अब हम यही बात लिखेंगे, यहां पढ़ेंगे, लिखो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, या वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ, चाहे जो लिख लो, है ना, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो जिसने 11th में रोटेशन पढ़ी होगी उसको तो फॉर्मूला पहले से पता है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए हम बता रहे हैं। एक होता है तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको सही तरीके से लिखे तो ये फोर्स डॉट एस, है ना। इसमें हम ए से बी जाते हैं और स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो फोर्स यहां लगे, रोटेशन में फोर्स का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फोर्स आपका ट्रांसलेशन मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बनाया गया है। तो यहां रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के लिए दूसरा एक फोर्स होता है दैट इज टॉर्क। तो यानी कि अगर इसको ये फॉर्मूला आता है और कम पढ़ना है तो उसके लिए मेरे पास जुगाड़ ये है कि तुम एक काम करो, ये पहचानना सीख लो, ये क्या है सर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है सर, है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन में मैं रोटेशन पढ़ूंगा तो रोटेशनल डायनेमिक में वर्क तो होगा ही, तो फोर्स को दूसरा कौन, फोर्स को किसने रिप्लेस किया, टॉर्क ने। डिस्प्लेसमेंट को किसने रिप्लेस किया, अब सिखाता हूं। ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, यहां पर ये पेन थी, रोटेट जब होगी तो वो हमेशा एंगल बनाएगी, समझ में आ रहा है। तो जो ये एंगल होता है इसी कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं मेरे भाई। तो ये ही आ जाएगा यहां पर चेंज इन, समझ में आ रहा है कि पहले थीटा 0 था बाद में थीटा हो गया, तो अभी तो डी थीटा में क्या करोगे, थीटा माइनस 0, थीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है फॉर रोटेशनल डायनेमिक। हम करने क्या वाले, हम यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉर्क निकालना सीख लिया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना होता है। अभी दिखाता हूं कैसा डायग्राम बनेगा। ये तेरा हो गया प्लस क्यू, ये तेरा हो गया माइनस क्यू, ये हो गया तेरा डाइपोल मोमेंट, ये हो गया तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया तेरा थीटा।
दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये वेक्टर दिख नहीं रहा है ना, ये हो गया तेरा वेक्टर, ठीक। अब ध्यान से देखना, रोटेशन जिसको नहीं दिख रहा, पहले डाइपोल कहाँ रहा होगा ऐसे, है ना, फिर रोटेट कर रहा होगा। तो मान लो अब ये थीटा 1 है, किसी ने बोला कि मुझे बताओ मैं थीटा 1 से थीटा 2 यहां बना लू प्लस क्यू, और ये रहा तुम्हारा, ये मैं 90 नहीं बनाना चाहता, है ना, इसलिए, ठीक। अब ये नया एंगल क्या है, थीटा। तो कह रहे थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में कितना वर्क मैंने किया, तो वो लिमिट किस में आ जाएगी, टॉर्क तो फिक्स हो गया ना, टॉर्क तो तुम्हारा एक ही चल रहा है ना, पी साइन थीटा, वो तो बदलता रहेगा। तो यहां पर जब हमें निकालना है तो हम पहले लिखेंगे कि डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू मतलब जो टॉर्क है और जो स्मॉल चेंज आया, स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लिखिए लिखिए लिखिए। तो अगर हमने कह दिया कि वर्क डन थीटा 1 से थीटा, मैं अब इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, ये सब लिख लोगे ना, अरे ये लिखा तो है, एक डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया, ऐसे लिख लो, लेट अ डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। अगर किसी को लिखना है तो मैं बोल दिया हूं वीडियो में, अगर यहां कुछ लिखना है कि लेट अ डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा, ठीक। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, देन टॉर्क विल बी, ये पीछे पढ़ा चुका हूं इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देन टॉर्क विल बी पी साइन थीटा, ठीक है। तो वर्क डन ये इसके लिए, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, टॉर्क इनटू डी थीटा, है ना, ये स्मॉल है, तो या फिर इसको मैं एक स्टेप गायब कर दिया, एक्चुअली मैं लिखना चाहिए था डी डब्ल्यू, और उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा टाउ डी थीटा, और कहां से, थीटा 1 से, समझ गए बेटा। अब मैं टॉर्क की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अरे भाई पी इज क्यू इंटू डी, स्केलर वैल्यू तो फिक्स है ना। और फिर मैंने ये, अब तुम कहोगे सर इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, आपने गलत पढ़ा दिया। अगर कल कोई मुझसे कुछ से कोई कह देगा कि नहीं मुझे वेक्टर में आंसर चाहिए, तो मैं कहूँ काहे इतना टेंशन ले रहे हो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो पी साइन थीटा क्या, इनके बीच का जो एंगल रहा होगा, बाद में जो चेंज करोगे तुम, तो कह रहे हो नहीं नहीं थीटा में बदल रहा हूं, तो आप कह रहे हो कैसे कह सकते हो कि टॉर्क इज कांस्टेंट, मैं कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं भैया, साइन थीटा अंदर कर लो तुम, इसको बदलते रहना, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, और उसको किसके रिस्पेक्ट में, हर बार डी थीटा ऐसे ऐसे करते रहोगे, तो ठीक है, तुम्हारी लिमिट लगा लो, तो जो इसका आंसर आएगा वही टोटल आंसर हो जाएगा, वेरिएबल सारे इंटीग्रेशन के अंदर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस होता है कि माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस होता है ना, चलो बढ़िया। तो यहां से तुमने वर्क निकाल लिया, थीटा 1 से थीटा 2 इज इक्वल टू, बेटा पी ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना, थीटा 1 से, सॉल्व करके आंसर बताओ। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो इट शुड लुक लाइक दिस, पी अब ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों हुआ ऐसा मैं सिखा देता हूं, पहले अपर लिमिट, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर से माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले थीटा 2 तो निगेटिव ही रह जाएगा ना, और ये वाला पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये फाइनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आपने बना लिया, इस फॉर्मूले की मदद से आपको अगर थीटा 1 थीटा 2 पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि 0 डिग्री से, यानी पहले डाइपोल कैसे रखा होगा, ऐसे, और फिर मैं कह दूं 180 ऐसे, है ना, तो मैंने कहा इतना करने में कितना वर्क लगेगा, है ना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग, ये मैं करके अप्लाई करके दिखा रहा हूं, डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, द आंसर इज 0 से 180 इज इक्वल टू पीई, क्या जाएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, है ना, और कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 2 पीई। समझ में आ रहा है, इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 90 बताओ, 0 से 90 बताओ, खुद से सोचो,
cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो लोअर लिमिट पहले आ रही है पूरे फॉर्मूले में, यहीं से ध्यान देना। तो 1 माइनस 0 ना, तो आंसर इज P। अच्छा नहीं आता है तो यार ये देखो ना, इतना आसान था, मैंने ये इसीलिए पढ़ाया था। देख पहला आधा हिस्सा ये रहा होगा, अगला आधा ये रहा होगा, 2P का आधा P ही तो होता है। ठीक है, तो कोई और एंगल पे ट्राई कर लेना घर पे जाके, ठीक है? तो आपको डाउट होगा तो पूछ लेना। तो अगर किसी ने ऐसे जनरल फॉर्मूला पूछ लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, थीटा 0 से थीटा थीटा 1 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक जाना चाहता हूं, तो मुझे जनरल फॉर्मूला बताओ, है ना? मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करूंगा, किसी भी एंगल पर रुकूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 से थीटा इज इक्वल टू P cos 0 1 होता है माइनस cos, जो भी एंगल होगा तब देखेंगे, जब बताओगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये थीटा 2 बाद में आता है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम बताओ। चलो इसमें डाउट, इसमें गलती होगी थोड़ी, मैं जानता हूं इसमें गलती करने वाले हो। नाउ टेल मी, मैं कुछ फिगर बनाऊं, तुम लोग ट्राई करोगे? ठीक है, आप देखना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिक्स है, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी यही है, पी वेक्टर, और ये तेरा ई वेक्टर भी इधर ही है। ठीक, तो क्लियर कट बात होगी, यहाँ पॉजिटिव रहा होगा और यहाँ, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव होता है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो टॉर्क कितना होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, फिर वर्क बताओ, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर मैडम आ गई तो आज तो नहीं हो पाएगा। बताओ वर्क डन कितना होगा और टॉर्क कितना होगा? थीटा 0 है, थीटा दिख रहा है ना 0, थीटा इज 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जल्दी ट्राई करो यार। टॉर्क विल बी डब्ल्यू, क्या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? P साइन थीटा, और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क इज मिनिमम गधो, Pe साइन 0, साइन 0 इज 0, वर्क 0, है ना, मिनिमम। फिर से क्या, टाउ इंटू डी थीटा, है ना, ये 0 इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आना है? ठीक है, 90 पर थीटा अगर मैं 90 कर दूं, पॉजिटिव चार्ज यहां है, निगेटिव यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, थीटा इज 90, है ना, एंड डाइपोल मोमेंट ये रही, पी और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। साइन 90 क्या होता है भाई? मैक्सिमम हो गया ये। वर्क क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? पीई, अभी तो करा था 0 से 90, 0 से ये क्या हो जाएगा? पीई, नॉट मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम तो 2 PE होगा, तो ये हो गया। ठीक, आखिरी वाला केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, पॉजिटिव यहां है अब, है ना, और नेगेटिव यहां है, डाइपोल मोमेंट ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, थीटा इज 180, है ना, टॉर्क विल बी मिनिमम, क्योंकि साइन 0 साइन 180 0 होता है ना, बट वर्क अभी यहां गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज 2P, है ना, दैट इज मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम। ठीक है, ये लो कंप्लीट। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो जब तक मैडम नहीं आ जाती, तब तक लिखते रहो। जैसे ही मैडम आएंगे छोड़ देंगे हम। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यार ये टॉपिक ना ईमानदारी से पढ़ाना नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को मैंने पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से एनर्जी निकालना सिखाया हुआ है ना, फॉर्मूला भी आपको पता है। और देखो नोटिस करो, डाइपोल में भी 2 चार्जेस है,
एक पॉजिटिव और एक, और इनके बीच की दूरी भी अपने को पता ही है, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए ये लिखो। अब इसको थोड़ा सा ट्वीक किया जाए ना, क्योंकि वैसे निकालना तो आसान है। ट्वीक क्या करेंगे, प्लेस कर दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लिखो ईपी ऑफ डाइपोल, ईपीई, ईपी मतलब ये लिखा है ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, is defined as work done in, is defined as work done in, is defined as work done in rotating dipole from direction perpendicular to the field from direction perpendicular theta 90 to given direction theta 2 is equal to theta 1 is equal to, ये पहचानना आता है ना। कह रहे हैं भैया जो ईपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है आपकी डाइपोल की, अगर आप उसको प्लेस कर दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा ना 90 डिग्री से किसी भी डायरेक्शन में, यानी थीटा इज इक्वल टू कुछ भी आप ले सकते हो ना, फाइनल कोई थीटा हमने ले लिया, तो जितना वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतना ही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लिख लीजिए, तो 90 से थीटा ले आ रहे हैं, तो W 90 से, फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, लिखिए उससे बताइए आंसर। cos 90 इज 0 है ना, एंड cos थीटा माइनस ऑफ हो जाएगा ना, तो माइनस पी ई कॉस थीटा है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर इसको वेक्टर में लिखना होगा तो ए डॉट बी वाला कंसेप्ट याद है, तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है ना, तो ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर अगर मुझे सिंस E is conservative field, so work done in rotating dipole is converted into EPE। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं थीटा 1 से फॉर थीटा 1 से थीटा 2, तो W थीटा 1 से थीटा 2 इज इक्वल टू U थीटा 2 माइनस U थीटा, उसका उल्टा होता है ना, माइनस टाइम्स होता है, इसलिए उल्टा हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना होगा किसी भी एक इंस्टेंट पर, तो U इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा इन केस ऑफ थीटा 1 इज 90, अगर थीटा 1 क्या है 90, नहीं तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊं तो दिस विल बिकम पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1 है ना, ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए, और ये 90 से थीटा के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हेडिंग लिखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैरी करने लगेगी ना,
हाँ, तो क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जितना पड़े सब में क्या कांस्टेंट है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किसके रिस्पेक्ट में करेगी, पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेगी। ठीक है, तो लिखो हेडिंग के अंदर लिखो क्या लिखवाया था, हेडिंग क्या बोली थी, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल inside varying electric field, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही हो उस समय कितना लगेगा, है ना। तो आप ये बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिलेशन याद है, एक हमने फॉर्मूला बनाया था, U इज इक्वल टू वॉट, माइनस पी वेक्टर डॉट, है ना। अच्छा, फोर्स को अगर फॉर्मूला लिखना हो, अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो इफ यू रिमेंबर दिस, तो U ही W है ना, और W ऐसे होता है ना भाई, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू U अपॉन डी आर। सही है क्या, सही है या गलत है। अगर इसमें कुछ गलती हो सकती है तो क्या गलती होगी, सब तो सही लिखा है क्या। वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं नेचर में। अभी करके पीछे आया हो, है माइनस साइन लगाया था उसमें, तो बस ये माइनस साइन लगाया था। तो अगर मैं इसको फटाफट अगर रिलेट करने की कोशिश करूं, द फोर्स विल बी डिफाइंड एज, ठीक है, अब यू की वैल्यू पुट कर डालो, तो माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर अपॉन डी आर, यही तो होगा। ऊपर तो स्केलर बनता जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये P डॉट ई माइनस के साथ, ठीक है, बस कर डालो, यही है रिलेशन, और क्या, यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ये स्केलर में लिख डालो ना, इसको स्केलर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट करके, अभी ये जैसे मैं उस दिन समझाया था, ये डॉट प्रोडक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज यू क्या है, स्केलर रहता है ना, तो इसके हिसाब से ये करना होता है। अब यू की वैल्यू पी डॉट ई पुट कर देंगे तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। अब हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बस मुझे आधा घंटा अगर मिल जाए ना तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चलिए भाई लिखो, पहले इसमें पहला लिखो, एट एक्सियल पॉइंट। व्हाट इज एक्सियल, जो लाइन कनेक्ट करती है ना ये दोनों चार्जेस को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को, जो लाइन कनेक्ट करती है, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, इसी को एक्सिस और डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड जो आपका पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है। और इसका जो, इसीलिए 2D लिया था, अब मैं 2D ले रहा हूँ इनके बीच की दूरी, है ना। 2D लेने से फायदा ये होता है, ये दूरी आपकी मिड पॉइंट है, ठीक। और डाइपोल तो सबको पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना। ये तो क्लियर है। कोई भी पॉइंट ले लो किसी भी साइड में, दोनों तरफ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए इधर ज्यादा ठीक रहेगा, वो माइनस क्यू है, दिस इज माइनस, दिस इज निगेटिव ना, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पी पर निकालेंगे, इतना आसान डेरिवेशन है ये,
कोई बच्चा कर सकता है। अगर ये इसकी दूरी यहां से निकालोगे, ठीक है, ठीक, और एक दूरी यहां से आप रेफरेंस ले लो, एक दूरी उसके लिए ले लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो आता ही होगा, है ना। तो बस इतना ही करना है। अब इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, क्योंकि ये हो तो नहीं पाएगा अभी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके आओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।